बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ट्रंप के रवैये के बाद यूरोप के देशों की लामबंदी। पहले सैन्य सहायता रोकी, फिर अमेरिका ने यूक्रेन को खुफिया जानकारी देना किया बंद। इस बीच यूरोप के देशों ने शुरू की अपना रक्षा बजट बढ़ाने की तैयारी। उठने लगे सवाल, अमेरिका कितना भरोसेमंद सहयोगी? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। ट्रंप के फैसले को कैसे देख रहे हैं अमेरिकी सेनेटर, दिखाएंगे कार्यक्रम में, लेकिन पहले हेडलाइंस। ट्रंप ने दी हमास को चेतावनी, कहा सभी बंधकों की हो जल्द रिहाई वरना अच्छा नहीं होगा अंजाम। अब इजरायली बंधकों की रिहाई पर अमेरिका और हमास में हो रही है सीधी बातचीत। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले प्रदर्शनों में शामिल रहे छात्रों ने बनाया अलग राजनीतिक दल। क्या है इनकी आगे की योजना? भारत से कैसे रिश्ते चाहती है ये पार्टी? जानेंगे बांग्लादेश से ग्राउंड रिपोर्ट में। और क्या चंद सालों में धरती पर हो सकती है विलुप्त हो चुकी बड़े हाथियों की स्पीशीज मैमथ की वापसी? अमेरिकी कंपनी ने किया दावा। देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट कर रही है ये कंपनी। अमेरिका के बदले रुख से हर ओर हलचल मची दिख रही है। अमेरिका यूक्रेन पर सख्ती बढ़ाता जा रहा है, वहीं यूरोप अपनी तैयारी कर रहा है। यूरोपीय नेताओं ने एक बार फिर एक इमरजेंसी मीटिंग की। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई इस मीटिंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की समेत 27 यूरोपीय देशों के नेता शामिल हुए। इस बैठक का मकसद यूक्रेन की सुरक्षा पर कोई नीति बनाना तो था ही, साथ ही ये भी तय करना था कि रूस से अपनी रक्षा का इंतजाम कैसे किया जाए। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस एक खतरा बन गया है। उन्होंने पेशकश की कि वो यूरोप में दूसरे देशों की सुरक्षा के लिए फ्रांस के परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता विंसेंट मैकेवेनी की रिपोर्ट। अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर योजनाओं पर काम करने के बाद ब्रितानी रक्षा मंत्री जॉन हीली आज वॉशिंगटन में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को सैन्य सहायता रोकने के अलावा यूक्रेन के साथ साझा की जा रही खुफिया जानकारी रोकने का फैसला लेकर मामले को और पेचीदा बना दिया। यूक्रेन के लिए ये जानकारियां अपना वजूद बचाए रखने के लिए बहुत अहम है। इसके बिना यूक्रेनी लड़ाकों को रूसी सेना पर नजर बनाए रखने और उनका मुकाबला करने में मुश्किल होगी। साथ ही नागरिकों को ऐसे मोबाइल अलर्ट कम मिलेंगे जिनमें इस तरह के घातक रूसी हमलों से आगाह किया जाता है। बीती रात अपने संबोधन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिका और यूक्रेन एक बैठक करने वाले हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते कुछ अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसे नया दौर बताते हुए कल रात यूरोप की सेनाओं का इमरजेंसी सम्मेलन बुलाने और रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान किया। अगले हफ्ते हम पेरिस में उन सेना प्रमुखों को साथ लाएंगे जो जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। ठोस और स्थायी शांति की ये योजना हमने यूक्रेन और यूरोप के कई सहयोगियों के साथ मिलकर तैयार की है। मैक्रों ने कहा कि उन्हें लगता है कि अमेरिका यूरोप का एक वफादार सहयोगी बना रहेगा, लेकिन वो रूस के खतरे से बाकी यूरोपीय देशों को बचाने के लिए फ्रांस की परमाणु ताकत के इस्तेमाल पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। वहीं लंदन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिका अभी भी एक भरोसेमंद सहयोगी है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन उनकी शर्तों पर बातचीत करे। खुफिया जानकारी देना बंद करना यूक्रेन को इन शर्तों को मानने के लिए मजबूर कर सकता है, लेकिन इस तरह से पुतिन को फायदा पहुंचाने से कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। बीबीसी संवाददाता विंसेंट मैकेवेनी की रिपोर्ट। और यूरोप के देश अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब उन्हें भी फिक्र सता रही है कि अगर अमेरिका ने उनका साथ देना बंद कर दिया तो क्या किया जाएगा। इस बारे में ब्राजील से और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के यूरोप संवाददाता निक पीक। Today is all about a few things really. First of all, talking about a huge boosting of European defence. So that's manufacturing. आज का दिन काफी हलचल भरा रहा।
सबसे पहले यूरोप की सुरक्षा बढ़ाने और हथियार बनाने के लिए निवेश बढ़ाने की बात हुई, ताकि अमेरिका से बहुत ज़्यादा मटेरियल ना खरीदना पड़े। वो कम वक्त में यूक्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा सैन्य मदद देने पर भी बात कर रहे हैं। मगर हाँ, ये सब कुछ आसान नहीं है। मिसाल के तौर पर आज यहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर नहीं आए, जो इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हर कोई इस पर बात कर रहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यहाँ हैं और जाहिर सी बात है कि उनके लिए ये हफ्ता बहुत मुश्किल भरा था, मगर एक बार फिर वो दोस्तों और सहयोगियों के बीच हैं। President Zelensky is here, and of course he's had a really bruising week, but once again he is for the main part among friends and allies today, reliable partners. और यूरोप के नेताओं के जमावड़े के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन में अगर यूरोपीय यूनियन के देशों की सेना पहुंची तो वो रूस के खिलाफ सीधी जंग मानी जाएगी। यूक्रेन की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एड रोकने के फैसले को अमेरिकी सांसद किस तरह देख रहे हैं? बीबीसी संवाददाता टॉम बेटमैन ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के ही सेनेटर से बात की। देखिए ये रिपोर्ट। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों की ये मुस्कान बस कैमरे के लिए है, मगर वो यूक्रेन की मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट रोकने के फैसले की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप से बेहद नाखुश हैं। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के साथ विश्वासघात है। हमने साफ कहा था कि पहले से मंजूर मदद को रोकना गलत है। हम यूक्रेन का साथ देने की हर संभव कोशिश करेंगे। बीते साल कांग्रेस ने यूक्रेन को $60 अरब के हथियार देने को मंजूरी दी थी। अब डेमोक्रेट सवाल उठा रहे हैं कि पहले से मंजूर ये मदद कानूनी अधिकार के तहत रोकी गई। जो मदद संसद ने दी थी उसे रोकना अवैध है और फिर खुफिया जानकारियां देना बंद करना बहुत बड़ी गलती है। यूक्रेन को दी जा रही मदद पर रिपब्लिकन्स की राय शुरू से ही बटी हुई है। जब रूस ने हमला किया था, कुछ रिपब्लिकन ने कीव जाकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हिम्मत बढ़ाई थी। इसमें सेनेटर जॉन कॉर्निन भी थे। ये जानना चाहता हूँ कि पुतिन क्या सौदेबाजी करना चाहते हैं। अभी तक तो हमें यही पता था कि यूक्रेन क्या चाहता है। जब तक पुतिन की ओर से कोई भरोसे लायक पेशकश नहीं आ जाती, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कई रिपब्लिकन मानते हैं कि ट्रंप का रुख यूक्रेन को खुद अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए गंभीर करने में मददगार होगा। मैंने यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ कुछ वक्त बिताया है। वो रक्षा के मामले में अपनी भूमिका नहीं निभाना चाहते। आप अमेरिकी टैक्स पेयर से इसकी उम्मीद नहीं रख सकते। What concessions should Vladimir Putin make in order to reach this peace? I have no idea. ना तो ये पता है कि रूस क्या करेगा और ना ही ये पता है कि अमेरिका क्या करेगा। बीबीसी संवाददाता टॉम बेटमैन की रिपोर्ट। और इस बीच मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर होते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि वो उन तमाम इस्राएलियों को रिहा कर दे जिन्हें उसने 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाया था। फिर हमास का जवाब आया कि इस तरह की बातों से इसराइल को युद्ध विराम से पीछे हटने का मौका मिल जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ये भी चेतावनी दी है कि अगर हमास उनकी बात नहीं मानता तो उसका एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा और वो इसराइल को हर ज़रूरी मदद भेजेंगे जिससे उन्हें काम करने में मदद मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में उन 8 लोगों से मुलाकात की जो हमास के कैद से रिहा होकर आए थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसराइल के सभी बंधकों को बाद में नहीं अभी रिहा करो। जिन बंधकों की हत्या की है उनके शॉल लौटाओ, वरना तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अमेरिका के एक अधिकारी ने हाल ही में हमास से सीधी बातचीत की है। अब तक अमेरिका की कूटनीति ये रही है कि वो ऐसे किसी ग्रुप से बात नहीं करता जिसे वो आतंकी संगठन मानता है। यरूशलेम से इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन। This seems to be a striking change in US policy. ये अमेरिका की पॉलिसी में बड़ा बदलाव है। अब तक तो यही माना जाता था कि अमेरिका हमास के साथ कतर जैसे देशों की मदद से बात कर रहा है, लेकिन अब व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से जानकारी मिली है कि अमेरिका के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। इसराइल को इस बारे में बता दिया गया है, लेकिन इस्राएली सरकार ने इस बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है। हमास के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अमेरिका और हमास के बीच 2 बार सीधी बातचीत हुई है। इसके अलावा कतर में भी उन 5 इस्राएली अमेरिकी नागरिकों पर बात हुई है, शायद जिनमें से एक अभी जिंदा है। American hostages who are being held in Gaza, one of whom is still believed to be alive.
भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में छात्रों ने 7 महीने पहले इतने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किए कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फिर अंतरिम सरकार बनाने और उसे चलाने तक में इन छात्रों की अहम भूमिका रही। लेकिन आखिरकार 28 फरवरी को आने वाले चुनावों को देखते हुए इनमें से कईयों ने अलग पार्टी बना ली। इस नई नेशनल सिटीजन्स पार्टी की नीतियां क्या है, ये लोग भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहते हैं, देखिए बांग्लादेश से बीबीसी संवाददाता जुगल पुरोहित और देबलिन रॉय की यह खास रिपोर्ट। ये बांग्लादेश की मशहूर माल्टा चाय है, लेकिन बात हम लोग माल्टा चाय की नहीं करेंगे, बात हम लोग ढाका यूनिवर्सिटी की करेंगे। क्योंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो पिछले साल बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई थी, उनके 15 साल के कार्यकाल के सामने जो सबसे बड़े और जो अहम विरोध प्रदर्शन हुए थे, वो दरअसल यहीं से शुरू हुए थे। और अब यहाँ से कुछ और भी शुरू होने वाला है। उस शुरुआत की पहली तस्वीर 28 फरवरी दोपहर के 4:30। इस्लाम, हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म के ग्रंथों के पाठ से एक नए राजनीतिक दल का प्रारंभ। इसका नाम है नेशनल सिटीजन पार्टी। दरअसल आजादी के बाद से हमने यहाँ विभाजनकारी राजनीतिक माहौल देखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी बुनियादी चीजें प्रदान करने के बजाय संस्कृति और धर्म के आधार पर लोगों के बीच मतभेद पैदा किए गए हैं। इसलिए हमें लगता है कि बड़ी राजनीतिक पार्टियां विफल रही हैं। इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में बांग्लादेश में चुनाव होंगे। यहाँ के लोकतांत्रिक इतिहास में 2 पार्टियों का, यानी अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का प्रभाव ज्यादा रहा है। तो ये नई पार्टी अपना संदेश कैसे पहुंचाएगी? मुझे नहीं लगता कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन हमें मैदान में जाना ही होगा। दरअसल पिछले 6 महीने में हम लोगों के पास उनकी बातें सुनने के लिए गए। हमने एक अभियान चलाया जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और हमें अपने विचार बताए कि अपने देश को शांतिपूर्ण और विकसित कैसे बनाना चाहिए। विरोधी दल बीएनपी छात्रों की पार्टी से ज्यादा चिंतित नजर नहीं आया। यहाँ की तानाशाह सरकार को गिराना अकेले छात्रों की उपलब्धि नहीं थी, इसका श्रेय पूरे देश को जाता है। हालांकि एक राजनीतिक दल के रूप में हमारा योगदान सबसे बड़ा है। हमारे लोगों द्वारा दिए गए बलिदानों ने सभी को एकजुट किया। नजीफा जन्नत भी एक छात्र नेता है। उन्होंने बताया कि वो इस पार्टी का हिस्सा क्यों नहीं बनेंगी। मुझे वो समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी नहीं दिखती जिसकी मैंने अपेक्षा की थी। इस पार्टी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी समान नहीं है। हालांकि ये पार्टी सभी छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, लेकिन पुरानी पार्टियों की तुलना में ये एक बेहतर विकल्प है। पार्टी के बनने की घोषणा से पहले छात्रों के अलग अलग संगठनों में झगड़े होते नजर आए। कई जानकार तो छात्रों पर कानून को अपने हाथ में लेने के आरोप लगाते रहे हैं। फिर देश में अंतरिम सरकार भी छात्रों के दिशा निर्देश पर बनी और चली है। तो इन सब बातों का इस पार्टी पर कैसा असर पड़ेगा? पिछले साल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका श्रेय लेने के लिए विभिन्न समूहों में होड़ मची हुई है। इसलिए अब सोशल मीडिया पर लोग अक्सर अपने पिछले नजरिए के बारे में सोचते, बहस करते और माफी मांगते नजर आते हैं। देश के अलग अलग वर्गों को साथ लेकर चलना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस देश की 70% आबादी 40 वर्ष से कम की हो, वहाँ युवाओं की बात को रखने वाली पार्टी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। हम लोग एक्टिविस्ट हो सकते हैं। हम में से कुछ शिक्षा में हैं तो कुछ राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन मूल बात यह है कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी लेनी होगी। एक राजनीतिक दल देश को नहीं बदल सकता। हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए लोगों के एक समूह की जरूरत है। हमारे रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा सपना एक है। और अमेरिका की एक कंपनी ने कहा है कि उसने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से चूहों में ऐसे बदलाव किए हैं जिससे उनमें मैमथ जैसे बदलाव आ गए हैं। उनका कहना है कि इन चूहों में काफ़ी बाल है, फैट ज़्यादा है और ये ठंडे मौसम में आसानी से रह सकते हैं। और इनका कहना है कि इस तरह से वो मैमथ यानी हाथियों की विलुप्त हो चुकी एक स्पीशीज़ को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे हकीकत में कर पाना आसान नहीं है। देखिए बीबीसी से विज्ञान संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट। घने बालों वाले इन चूहों से मिलिए। इन्हें अमेरिका की एक कंपनी ने तैयार किया है ताकि विलुप्त हो चुके मैमथ वापस लाए जा सके। मैमथ हाथियों की वो स्पीशीज थी जो कभी उत्तरी गोलार्ध के बर्फीले इलाकों में रहती थी। लाखों साल धरती पर रहे ये जीव विलुप्त हो गए थे। कंपनी का मकसद है फिर से मैमथ जैसे जीवों के झुंड तैयार करना जो आर्कटिक के मैदानों में जमी हुई जमीन को पिघलने से रोकने में मदद करें। हमारा टारगेट 2028 के आखिर तक का है और साल 2026 के अंत तक पहला भ्रूण तैयार हो जाएगा। फिर समय के साथ हमारे पास बर्फीले इलाकों में ढलने वाले हाथियों की एक फौज खड़ी होगी। इन्हें हम जंगल में छोड़ेंगे और वहाँ वो प्रजनन कर फल फूल सकेंगे। टीम की योजना इन चूहों पर और ज्यादा जेनेटिक टेस्टिंग करने की है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन्हें हाथियों पर आजमाना सुरक्षित और असरदार होगा या नहीं। लेकिन कंपनी के बाहर के कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। पहला कि महज 5 सालों में ऐसा कर पाना मुश्किल नजर आता है। दूसरा कि कोई भी जेनेटिक बदलाव चूहों पर शायद काम कर जाए, पर हाथियों में इससे असामान्य बदलाव आ सकते हैं और उन्हें तकलीफ भी हो सकती है। तीसरा ये कि हाथी बदलावों के बाद अलग दिखेंगे तो इनके ग्रुप यहाँ तक कि इनकी माँ के भी इनसे दूर हो जाने का खतरा हो सकता है। हम उनके डीएनए कोड में केवल कुछ 100 लेटर ही बदलने जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि जो हाथी उन्हें जन्म देंगे वो उन्हें अलग समझकर छोड़ देंगे। वो अलग होंगे ही नहीं। हाँ, बस उनके बाल घने होंगे और वो ठंडे मौसम में जिंदा रह सकेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। कोलोसल बायोसाइंसेज का कहना है कि ऐसे जीवों की वापसी से जैव विविधता के कम होने का खतरा कम होगा और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आलोचक ऐसा नहीं मानते। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की कोई साइंटिफिक वैल्यू नहीं है, ना ही इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नजर आता है। ये केवल पब्लिसिटी गेन करने का तरीका है और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इससे हैरान रह जाएंगे। आलोचकों का कहना है कि चूहे इस एक्सपेरिमेंट की महज एक छोटी सी कड़ी हैं और विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को जिंदा करने की कोशिश न सिर्फ अनैतिक है बल्कि ये कारगर भी नहीं होगी। बीबीसी संवाददाता पल्लव घोष की रिपोर्ट। और दुनिया भर की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। दक्षिण कोरिया के एयरफोर्स ने कहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान उसके लड़ाकू विमान से गिराए गए बम रिहायशी इलाकों में फटने से 15 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना में कुछ घरों और एक चर्च को नुकसान पहुंचा है। एयरफोर्स ने कहा कि पायलट की गलती की वजह से यह हादसा हुआ। और दुनिया भर में राहत और मदद पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने $1 अरब 10 लाख जारी करने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादातर अमेरिकी मदद रोकने का ऐलान किया है। इसके बाद यह कदम उठाया गया है। यूएन के मानवीय सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने कहा है कि अब भी संघर्ष, क्लाइमेट चेंज और आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे देशों को मदद की जरूरत है। लिथुआनिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल बंद करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौते से हाथ खींच लिए हैं। क्लस्टर बम वो बम होते हैं जो छोटे टुकड़ों में बंटकर बड़े इलाके में तबाही मचाते हैं। लिथुआनिया ने कहा है कि उसे रूस के खिलाफ अपनी सुरक्षा को मजबूत करना है, इसीलिए वो ये कदम उठा रहा है। और हांगकांग के सुप्रीम कोर्ट ने उन 3 पूर्व एक्टिविस्ट को बरी कर दिया है जिन्हें पहले दोषी साबित किया गया था। ये लोकतंत्र समर्थक आंदोलन से जुड़ा एक अहम फैसला है। कोर्ट ने कहा कि साल 2023 में इन पर सही तरीके से मुकदमा नहीं चलाया गया था। ये तीनों एक्टिविस्ट उस ग्रुप से जुड़े थे जिन्होंने 1989 में चीन के तियानमेन स्क्वायर में हुए जनसंहार की बरसी पर कैंडल लाइट्स के साथ जुलूस निकाला था। और शोधकर्ताओं का कहना है कि दुनिया में पार्किंसन से जूझ रहे लोगों की तादाद साल 2050 में आज के मुकाबले 2 गुनी हो जाएगी। इसकी वजह है दुनिया में बूढ़े लोगों की तादाद युवाओं के मुकाबले ज्यादा होने वाली है। 200 देशों में किए गए रिसर्च का डेटा बताता है कि उस वक्त दुनिया भर में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग पार्किंसंस से जूझ रहे होंगे। पार्किंसंस एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें अंगों में कंपन शुरू हो जाता है, वहीं जकड़न हो जाती है और सोचने समझने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ कल हम फिर हाजिर होंगे।